आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 2 अप्रैल 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे ईरान का बड़ा ऐलान, कभी नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर बॉम्ब, ट्रंप की धमकियों का दिया जवाब। इसराइल का गजा में ऑपरेशन हुआ तेज, नए बफर जोन्स बनाने का इरादा किया जाहिर, बड़े पैमाने पर जमीन कब्जाने का ऐलान। इजरायली अटैक में UNRWA क्लिनिक बनी निशाना, 19 लोग हलाक, 9 बच्चे शामिल। इजरायली मिनिस्टर बेन ग्विर ने अल-अक्सा मस्जिद में बोला धावा, हमास ने दी वार्निंग, जताए खतरनाक आसार। और यमन पर अमेरिका की बमबारी जारी, कई लोगों की मौत की खबर। गुड इवनिंग, शुरुआत करते हैं शो की। इसराइल का गजा में ऑपरेशन तेज करने का ऐलान सामने आया है। नए बफर जोन्स बनाने का इरादा इसराइल ने जाहिर किया है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि इसराइली फौज गजा पर अपना ज़मीनी हमला बढ़ा रही है, अपना ग्राउंड ऑपरेशन बढ़ा रही है और IDF नए बफर जोन्स बनाने के लिए कई इलाकों पर कब्जा करेगी। बफर जोन्स यानी कि लोगों को तकसीम कर देंगे इधर से उधर। दोस्तों, ये खबर अपने आप में बेहद बड़ी है। ये गजा की ज़मीन कब्जाने की शुरुआत का ऐलान है। ये ऐलान खुद इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने किया है। ये ऐलान उस वक्त आया है जब गजा पर इसराइल के लगातार बम्बार्डमेंट के नतीजे में बुध की सुबह से अब तक 2 अप्रैल की सुबह से अब तक कम अज़ कम 47 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइल के सीज़फायर तोड़ने के बाद से अब तक 1100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बुध की सुबह ज़ायनी डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने कहा कि इसराइल अपने गजा ऑपरेशंस में तोसी कर रहा है, उसको एक्सटेंड कर रहा है, उसे आगे बढ़ा रहा है, जबकि रात भर साउथ गजा पर शदीद हमले किए गए हैं। काट्स ने कहा है कि फ़ौजी दस्ते हमास के लड़ाकों और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को साफ करेंगे, और गजा में साफ करने का मतलब है तबाह कर देंगे, और गजा में बदले इलाकों पर, बड़े इलाकों पर। काट्स ने कहा है कि इसराइल के फौजी दस्ते हमास के लड़ाकों और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को साफ करेंगे, यानी कि मटिया मेड कर देंगे, और गजा में कई बड़े इलाकों पर कब्जा करेंगे जो स्टेट ऑफ इसराइल की सिक्योरिटी जोन्स में शामिल किए जाएंगे। जिस मुल्क को दुनिया में बहुत से ज़्यादातर मुल्क रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो गजा पर निज़ाम चलाने की बात कर रही है। IDF ने सदर्न गजा स्ट्रिप में एक और डिवीज़न तैनात की है ताकि हमास के खिलाफ ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी लाई जा सके। नए इलाकों पर अगर कब्ज़े होते हैं तो इसका मतलब है कि जंग के दौरान ही गजा के लोगों के लिए आसरा लेने की ज़मीन कम पड़ जाएगी, और ऐसे में एक जगह पर जहां पर बफर जोन नहीं होगा, उस एक जगह पर जहां नहीं होगा, वहां पर गजा के लोग बड़ी तादाद में जमा हो जाएंगे। अगर किसी जगह ऐसी जगह बमबारी हुई तो बड़ा जानी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई हज़ार लोग वहां पर जमा होंगे। अल जज़ीरा ने गजा को लगातार कब्जाने और शहीद होने वालों की तादाद में तेज़ी आने को डीपॉपुलेशन कहकर पुकारा है, यानी एक तरीके से कहीं की आबादी को, कहीं की पॉपुलेशन को माइनस किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, उनकी ज़मीन छीनी जा रही है, उनकी जानें ली जा रही हैं। बढ़ते आगे, आज हुए एक इसराइली हमले में UNRWA के क्लिनिक को निशाना बनाया गया है। इसमें 19 लोग हलाक हो गए, ये खबर है, और ये तादाद बढ़ भी रही है। कहीं कहीं ये तादाद अभी कम है, 16 बताई जा रही, जिसकी हेडलाइन है, लेकिन जब अपडेट्स मैंने देखी तो 19 थी, रीसेंट अपडेट्स। ये अटैक नॉर्थ गजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप में हुआ। गजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के डायरेक्टर के मुताबिक हलाक शुदा लोगों में 9 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले में कई दूसरे लोग जख्मी हुए हैं। सुबह से लेकर अब तक इसराइली हमलों में गजा भर में कम अज़ कम 47 लोग हलाक हो चुके हैं, और ये तादाद मज़ीद बढ़ने का अंदेशा है। हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन हमें पता है कि ऐसा होगा। क्लिनिक को निशाना बनाने वाली फ़ौज खुद को मोस्ट मोरल आर्मी बुलाती है दुनिया की। 19 मरने वालों में अगर 9 बच्चे शामिल हों तो ये फ़ौज इबलीस की फ़ौज कही जा सकती है। ये यजीद की बेहया जालिम फ़ौज कही जा सकती है, जिसने मैदान करबला में दुधमुहे बच्चों तक को नहीं बख्शा। अफसोस कि हम करबला देख रहे हैं, हर रोज़ देख रहे हैं, और हम कुछ नहीं कर रहे। हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हैं जहाँ सुनी जाए। हम आवाज़ भी नहीं उठा रहे। अब वेस्ट बैंक आपको लिए चलते हैं। वेस्ट बैंक की दारुल हुकूमत जो मानी जाती है जेरूसलम, उस जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद है। उस मस्जिद में इसराइल का कट्टरपंथी मिनिस्टर बेन ग्विर घुस गया। हमास ने बेन ग्विर की इस हरकत पर बड़ी सख्त वार्निंग दी है।
फलस्तीनी ग्रुप हमास ने फार राइट इसराइली मिनिस्टर इतमार बेन-गवीर के अल-अक्सा मस्जिद के अंदर फिर से घुसने को एक खतरनाक कदम करार दिया है। हमास ने अपने बयान में कहा है कि फासिस्ट मिनिस्टर बेन-गवीर का अल-अक्सा मस्जिद पर धावा बोलना एक प्रोवोकेटिव और ख़तरनाक एस्केलेशन है, मतलब एक भड़काऊ कदम है जिससे हालात ख़राब हो सकते हैं। हमास ने कहा है कि जंग के प्यासे नेतन्याहू की सरबराही में इस्राएली हुकूमत अल-अक्सा मस्जिद को अपने कंट्रोल में लेने और मुक़द्दस शहर पर ज़बरदस्ती का कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रही है। ये ख़तरनाक अंदेशा है हमास का। अगर हमास को ऐसा लग रहा है खुद वेस्ट बैंक और गज़ा में रहकर, तो जाहिर सी बात है इसके कुछ ना कुछ तो इम्कानात वहाँ रहने वालों को नज़र आ रहे हैं। हमास रेजिस्टेंस मूवमेंट ने वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी लोगों और जवान नस्ल से इसराइली एग्रेशन के ख़िलाफ़ हर जगह रेजिस्टेंस तेज़ करने की अपील की है। ख़ुद ये ख़बर इसराइली अखबार लिख रहे हैं। उन्होंने नौजवानों से, हमास के ऑफिशर्स ने नौजवानों से कहा है कि हिफाजत करो अल-अक्सा की। हमास ने अरब और मुस्लिम ममालिकों से भी ये कहा है कि वो इन मनसूबाबंदी खुराफातों को रोकें और फ़लस्तीनी लोगों और उनकी मुक़द्दस जगहों के ख़िलाफ़ क्राइम्स को फ़ौरन रोकने के लिए इसराइल पर प्रेशर डालें। जॉर्डन जैसे मुल्क जो ईस्ट जेरूसलम के मुक़द्दस मकामात के निगरां भी हैं, गार्जियन भी हैं, उसने भी इस कदम की मज़म्मत की है। ये सब कुछ बेन-गवीर की सियासत को मज़ीद सपोर्ट करता है जो ये हरकतें करता है। बेन-गवीर अपनी सियासी बुनियाद पर ज़बरदस्ती फ़लस्तीनी ज़मीन पर कब्ज़े के अलावा अल-अक्सा मस्जिद और मुक़द्दस मकामात पर मुकम्मल कंट्रोल का इरादा रखता है। उसकी पार्टी भी यही इरादा रखती है। उसी सब का ये नतीजा है। उसने जाकर वहाँ अपने टालमुडिक राइचुअल्स अदा किए। वो रबाई जो यहूदी हैं उन्हें साथ ले गया। यहूदी अल-अक्सा मस्जिद के कंपाउंड के अंदर नहीं घुस सकते, ये तय है यूएन के चार्टर में। इसके बावजूद ये लोग जाते हैं और मुसलमानों के दिलों को ज़ार करते हैं। इन्हें वेस्ट वॉल तक रहना है, लेकिन मस्जिद अल-अक्सा कंपाउंड में बार बार घुसना बता रहा है कि कुछ बड़ा ख़तरनाक चल रहा है। बढ़ते आगे, ईरान की खबर है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने फिर से एक ऐलान किया है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने दोबारा ये वादे किया है कि तेहरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। अब्बास अरागची ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी सदर को 2015 की न्यूक्लियर डील पसंद नहीं होगी, लेकिन इसमें एक अहम कमिटमेंट ईरान की तरफ से था जो अब भी कायम है। ईरान ने दोबारा तस्दीक की है कि वो किसी भी सूरत में वो कोई भी न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करेगा। ईरान ना ही बनाएगा, ना ही किसी और से हासिल करेगा, यानी कहीं से ख़रीदेगा भी नहीं किसी तीसरे मुल्क से। आपको अगर ये लगता हो कि हम नहीं बनाएंगे, आप ये कह रहे हो तो हम नहीं बनाएंगे, और आपको लगता है हम किसी और से हासिल करेंगे, बिल्कुल नहीं। 2015 का ईरान का कमिटमेंट यही था। ईरान कहता है हम इस पर अब भी कायम हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि JCPOA साइन होने के 10 साल और यूएस के एक तरफा इस डील से निकलने के 7 साल बाद भी एक भी प्रूफ नहीं है कि ईरान ने इस कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की हो या न्यूक्लियर बम बनाया हो। हत्ता कि DNI अमेरिका के तुलसी गाबार्ड, उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है। इस बाबत हमने आपको खबर दिखाई थी। ईरान की तरफ से अरागची ने मजीद कहा, ये फॉरेन मिनिस्टर का बयान ना समझिए, ये दुनिया को ईरान का बयान है, ईरान का पैगाम है। अब्बास अरागची ने कहा कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट पहले भी काम कर चुके हैं और अब भी काम कर सकते हैं, मगर सबको ये समझना चाहिए कि मिलिट्री ऑप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे लोग उसे मिलिट्री सॉल्यूशन क्यों ना कहते हैं। ये पैगाम था उनका। मतलब अब समझिए दोस्तों कि ईरान एक तरफ अमेरिका से ये कह रहा है कि यार हम कोई बम नहीं बना रहे हैं, तुम काहे परेशान हो रहे हो, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि मिलिट्री सॉल्यूशन वगैरह की धमकी, यानी कि हम पर स्ट्राइक करने की धमकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा बातचीत ही एक वाहिद रास्ता है जिससे कोई नतीजा निकल सकता है, बाकी किसी चीज़ से नहीं। अब चलते चलते कुछ जल्दी खबरें ले लेते हैं। यमन पर लगातार अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स जारी हैं और अभी ताज़ा खबर ये है, द न्यू अरब ने बताई है कि यमन में अमेरिका की एयर स्ट्राइक में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। हुदैदा में इन सब पर जो है बमबारी की गई और इसका इल्ज़ाम अमेरिका पर लगा है। अमेरिका ने अभी तक तस्लीम नहीं किया है कि उसने हुदैदा पर यह बमबारी की है। जाहिर सी बात है, इन्हीं दोनों का टेंशन चल रहा है, हुतीज़ का और अमेरिका का। ये बमबारी कौन करेगा? जबकि अल-मसी अल-मयदीन की हेडलाइन ये बताती है
کہ یمن کے حکومت نے یہ اعلان کیا ہے، وہاں کی ہیلتھ منسٹری نے بتایا ہے، انفارمیشن شیئر کی ہے کہ جب سے مڈ مارچ سے امریکہ نے یمن کے اوپر حوثیز کے کنٹرول والے ایریاز کے اوپر ایئر اسٹرائکس شروع کیے ہیں، تب سے لے کر اب تک 61 لوگ مارشیر ہو چکے ہیں، مطلب 61 لوگ شہید ہو چکے ہیں یمن میں۔ یہ ایک فگر سامنے آج آیا ہے۔ خیر، آج یہ 2 اپریل کی خبر ہے۔ ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ اور ایجپٹ کے صدر فاتح السیسی کے بیچ بات چیت ہوئی ہے، اور بات چیت ہوئی ہے غزہ پر، بات چیت ہوئی ہے یمن پر۔ میں نے ظاہر سی بات ہے 2 بڑے صدر ہیں، خاص طور سے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ اس ریجن کے مضبوط وہ ہیں ملک کے صدر، ایجپٹ کے فاتح السیسی۔ تو فاتح السیسی اور ان کے بیچ کیا بات ہوئی ہے، میں نے بہت تلاشا تو 5.5 لائن سے زیادہ، جہاں بھی یہ خبر چھپی ہے سب جگہ نہیں چھپی ہے، 5.5 لائن سے زیادہ خبر نہیں تھی۔ دونوں کے بیچ یمن کو لے کر بات ہوئی ہے، غزہ کو لے کر بات ہوئی ہے، اور غزہ کو لے کر پاسبل سولوشنز کی طرف اور جو ہے ملٹری پریپیئرڈنس کی طرف بات چیت ہوئی۔ اصل میں اسرائیل کو یہ خدشہ ہے کہ سینائی کے ریجن میں ایجپٹ ایک بڑی جنگی تیاری کر رہا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم پر خطرہ ہو، تو ادھر کھٹکھٹایا ہوگا جہاں پناہ وزیر، تو ادھر سے آیا کہ فون کہ کیا چل رہا ہے تمہارے یہاں، کیا کر رہے ہو سینائی میں، تو امریکہ سے فون پر ڈونلڈ ٹرمپ نے السیسی سے بات کی۔ ایسا ہو سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے۔ دوسرا، غزہ کو لے کر بھی یہی لوگ بات چیت کر رہے ہیں، میڈیٹر ہیں قطر اور ایجپٹ، اس کو لے کر بھی بات چیت ہوئی۔ تیسرا، یمن سے لگاتار جو حملے ہو رہے ہیں اور اسرائیل پر جو میزائلز آ رہی ہیں، کیا اس کو لے کر کوئی ڈسکشن ہوا ہے؟ کیونکہ بیچ میں ایجپٹ کا ایک راستہ پڑتا ہے، تو کیا اس کو لے کر بھی امریکہ اور ایجپٹ میں کوئی بات ہوئی ہے یمن کی میزائلز کو لے کر؟ دیکھنا ہوگا۔ خیر، ایک خبر یہ ہے کہ لگاتار لبنان پر حملے جاری ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ لبنان میں ایک کمانڈر، حزب اللہ کے سینئر کمانڈر، ان کا بیٹا جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے اس میں اسرائیل کے حملے میں۔ تو اس کے بعد ایران نے جو ہے اس بابت بیان جاری کیا ہے، کہا ہے کہ بلکہ انہوں نے مذمت کی ہے، ایران نے، اور کچھ نہیں کیا ہے، انہوں نے کنڈیم کیا ہے اس حملے کو کہ لگاتار جو لبنان پر حملے ہو رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا، روس جو ہے اپنا ایک سینئر بندہ کوئی امریکہ بھیجنے والا ہے تاکہ یوکرین سے سیز فائر پر بات چیت کی جا سکے۔ کرملن سے وزٹ آف سینئر رشین نیگوشیٹر ٹو US پاسبل، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی روس سرکار سے جڑا کوئی سینئر بندہ، مطلب جو پوتن کی زبان رکھتا ہو، وہ امریکہ جائے اور جا کر یوکرین سے سیز فائر پر اپنی شرطوں کے ساتھ بات کر سکے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔